वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब वंशागति क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। तो जो अलग अलग इंसान है सबकी जो हाइट है वो एक जैसी नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी त्वचा का रंग मेरी त्वचा के रंग से और हल्का होगा और हल्का होगा। मेंडल साहब ने क्या किया, 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल मटर के पौधे में काम किया। मेंडल साहब ने मटर का ही पौधा क्यों लिया। तो बच्चों नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। स्वागत है आपका इस माइंड मैप सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 से भी ज्यादा सवाल, 4 और या फिर उससे ज्यादा सवाल इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं। तो आज का हमारा जो लक्ष्य है वही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, अर्थात वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर में लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एक एक करके सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके कंक्लूजन, फिर अपवाद, फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके कंक्लूजन, उसके अपवाद, उसके बाद संलग्नता क्या है, उसके अनुप्रयोग क्या है, मल्टीपल एलिज्म क्या है, बहुप्रभाविता क्या है, बहुजीनी वंशागति क्या है, लिंग निर्धारण की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे उत्परिवर्तन, आनुवांशिक विकार और वंशावली विश्लेषण की। ठीक है, एक एक करके जब आप देखेंगे तो सारी चीजें मैंने इसमें कवर की हुई हैं, बहुत आराम से कवर की हुई हैं और बहुत अच्छे से कवर की हुई हैं। जैसे कि बेटा हमारे चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यानी ये जो चैप्टर है, जो जेनेटिक्स है, जैसे हम लोग पॉपुलरली क्या कह देते हैं, जेनेटिक्स कह देते हैं। तो वंशागति और विविधता, इसकी जो एक क्या है बेटा, इंक्लूसिव स्टडी है, कुमुलेटिव स्टडी है, जो जिसमें हमें वंशागति के बारे में भी पढ़ना होता है और विविधता के बारे में भी पढ़ना होता है। तो इस चैप्टर का नाम हो जाता है फिर वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। अब वंशागति क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। तो वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है कि जो करेक्टर हैं, जो लक्षण हैं, वो किस प्रकार जनक जो है, पेरेंट्स जो है, माता पिता, उससे जो है, जो प्रोजनी है, जो संतति है, उसमें वंशानुगत होते हैं। ठीक है, और इसका जो अध्ययन है या जो प्रभाव है उससे हम लोग क्या कह देते हैं, हेरिडिटी कह देते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस, और हेरिडिटी क्या हो जाएगा, हेरिडिटी हो जाएगा उसका अध्ययन और प्रभाव। इसलिए एनसीईआरटी क्या कहती है, इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी इनहेरिटेंस जो है वो हेरिडिटी का बेसिस है। और विविधता का क्या मतलब है कि जब आप एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल देखते हैं, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच में क्या भिन्नता है। जैसे अगर आप देखें तो जो अलग अलग इंसान है सबकी जो हाइट है वो एक जैसी नहीं होगी। जैसे मैं हूं, मेरी एक हाइट है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझसे भी लंबे होंगे और लंबे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनकी हाइट मुझसे कम होगी और कम होगी और कम होगी और कम होगी। यानी कुछ लोग मुझसे लंबे होंगे और अगर मेरी तुलना में देखा जाए तो कुछ लोग मुझसे बौने होंगे। या जैसे हम कह सकते हैं त्वचा का रंग, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी त्वचा का रंग मेरी त्वचा के रंग से और हल्का होगा और हल्का होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका जो स्किन कलर है वो और ज्यादा डार्क होगा और भी ज्यादा डार्क होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। पुराने जो कृषक थे, पुराने जो क्या थे बेटा, फार्मर, कृषक, उनको एक बात तो पता चल गई थी कि ये जो वेरिएशन है, ये जो विविधता है, इसका कारण कहीं ना कहीं किसमें छुपा हुआ है, लैंगिक जनन में छुपा हुआ है। कॉज ऑफ वेरिएशन इज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई जब लैंगिक जनन होता है तो अगर लैंगिक जनन के दौरान मियोसिस होता है, जब आप युग्मक का निर्माण देखते हैं और वहां पर क्रॉसिंग ओवर अर्थात जीन विनिमय होता है, उससे वेरिएशन आता है, विविधताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सालों से चला आ रहा है कि हम कृत्रिम संकरण कराते हैं और फिर डोमेस्टिकेशन करते हैं, है ना। डोमेस्टिकेशन, आर्टिफिशियल कृत्रिम संकरण, कृत्रिम चयन, ठीक है ना, संकरण कराएंगे और उसका क्या करेंगे बेटा, उनका चयन कराएंगे, आर्टिफिशियल सिलेक्शन कराएंगे और फिर उसको डोमेस्टिकेट करेंगे, उसको पालतू करेंगे। इस प्रकार से जो एक ज्यादा प्रोडक्टिव स्पीसीज है, जहां पर उत्पादकता ज्यादा होती है, ऐसी जातियों का फिर विकास हुआ। उदाहरण के तौर पर जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा पंजाब में पाई जाने वाली, खास तौर से ये पंजाब में पाई जाती है, इससे पाने को तो कोई भी पाल लेता है। ठीक है, क्योंकि जो मिल्क का प्रोडक्शन उसमें ज्यादा है,
साहीवाल गाय कह देंगे बेटा, साहीवाल काऊ। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं वो हो जाएंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के जनक कह सकते हैं आप इनको, फादर ऑफ जेनेटिक्स कह सकते हैं भाई, फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल साहब ने क्या किया, 1856 से लेकर 1863 तक 7 साल मटर के पौधे में काम किया, पाइसम सटाइवम में काम किया। मटर यानी कि पाइसम सटाइवम, जिसकी प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में कुल 14 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। प्रत्येक द्विगुणित कोशिका में कुल 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि 2n नंबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो जो अगुणित संख्या है, जो हैप्लॉइड नंबर है, वो क्या हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 7 आ जाएगी भाई जी। ठीक है। अच्छा, मेंडल साहब ने मटर का ही पौधा क्यों लिया, या ऐसे कौन से कारण हैं कि मेंडल साहब इतने सफल रहे? तो बेटा मेंडल साहब ने मटर का पौधा इसलिए लिया क्योंकि नेचुरली उसमें क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। तो नेचुरली उसमें क्या हो जाता है, नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है। दूसरा, कृत्रिम परिस्थितियों में आप क्या करा सकते हैं, उसमें क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी करा सकते हैं। साथ ही साथ उसका जो जीवन काल है वो छोटा होता है। तो अब जो वैज्ञानिक है वो अपने ही जीवन काल में या कम समय में इसकी कई पीढ़ियां देख सकता है। अगर जीवन काल कम है तो उसका क्या फायदा होगा भाई? मान के चलो कि किसी एक ऐसे पौधे पे प्रयोग किया जा रहा है जिसका जो जीवन काल है या जो पहली फ्लावरिंग वो 25 साल में होती है, 30 साल में होती है, तो पता चला तीसरी पीढ़ी तक आते आते 2 जनरेशन साइंटिस्ट की ही निपट गई, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो जनरली ऐसी स्पीसीज ली जाती है ऐसे प्रयोगों में जिसका जीवन काल थोड़ा सा कम हो, अवधि कम हो, 3 से 4 महीने की अवधि होती है। साथ ही साथ बहुत सारे विपर्यासी विशेषक, बहुत सारे कंट्रास्टिंग ट्रेट या करेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट थे। मेंडल साहब ने 7 करेक्टर लिए थे। वो 7 करेक्टर कौन कौन से हैं देख लीजिए आप। उन्होंने लिया था बेटा बीज का आकार, ठीक है, और क्या लिया था, बीज का रंग, और क्या लिया था, फली का आकार, और क्या लिया था, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग और तने की ऊंचाई। ये 7 करेक्टर लिए थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट में कुछ भी पूछ सकता है कि कौन सा करेक्टर मेंडल ने लिया था या कौन सा करेक्टर नहीं लिया था। फिर मेंडल साहब ने जो करेक्टर लिया उसका प्रभावी विशेषक क्या है, डोमिनेंट ट्रेट क्या है, और अप्रभावी विशेषक क्या है, रिसेसिव ट्रेट क्या है। तो बीज का आकार जो है, बीज का आकार वो प्रभावी विशेषक है, और झुर्रीदार बीज ये अप्रभावी विशेषक है। मटर का जो बीज है, पका हुआ बीज जो आप गोलगप्पे में भर के खाते हैं, वो कैसा होता है, पीले रंग का होता है। तो बीज का जो रंग है पीला, पीला बीज होना ये प्रभावी विशेषक है। और हरा बीज होना, जैसे अगर आप मटर की दाल बनाएं तो जो हरा मटर रहता है उसको क्या करते हैं, आप निकाल के फेंक देते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर है, वो रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है। फली का आकार, जब आप मटर की फली खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं कि मटर की जो फली है फूली फूली होनी चाहिए, है ना। तो मटर की फली का फूला होना ये क्या है, प्रभावी विशेषक है। जबकि उसका हरा होना वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ा होना वो क्या हो जाएगा, अप्रभावी विशेषक हो जाएगा। फली बढ़िया हरी होनी चाहिए। तो मटर की जो फली है अगर वो हरी है तो ये प्रभावी विशेषक है, और अगर मटर की फली पीली हो गई तो फिर ये अप्रभावी विशेषक है। पुष्प अगर क्या है बेटा, एक्सिलरी पोजीशन पे है, कक्षस्थ है, कक्षस्थ अच्छी है, तो फिर वो क्या है बताइएगा जरा, प्रभावी विशेषक है। और अगर अंत है, अंत का मतलब क्या, अगर टर्मिनल फ्लावर पाया जा रहा है तो फिर वो अप्रभावी विशेषक है। पुष्प जो है बैगनी रंग का है तो बढ़िया बात है, प्रभावी विशेषक है, और अगर सफेद रंग का है तो अप्रभावी विशेषक है। तने की जो ऊंचाई है, तने की ऊंचाई, अगर स्टेम हाइट ज्यादा है, तना लंबा है, टॉल है प्लांट मटर का, तो फिर ये प्रभावी विशेषक है। और अगर ड्वार्फ है, बौना है, तो फिर ये अप्रभावी विशेषक है। मेंडल ने क्या किया, ये 7 करेक्टर लिया, और इन सारे 7 के 7 करेक्टर के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, एक संकर संकरण करवाए थे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाए थे। अच्छा, इसमें एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट, इसमें एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट, इसमें एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट, यानी कि 2 कुल जो है प्योर लाइंस। मेंडल साहब ने क्या किया था, जनक जो चयनित किए थे, जनक का जो चयन किया था, पेरेंट का जो सिलेक्शन किया था, तो मेंडल साहब ने कैसे पेरेंट लिए थे बेटा, शुद्ध वंशक्रम, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, प्योर लाइन। तो 2 चाहिए हमें इसके लिए, 2 इसके लिए, 2 इसके लिए। तो इस प्रकार से देखेंगे कि कुल मेंडल साहब ने क्या किए, 14 शुद्ध वंशक्रम चुने। मेंडल साहब ने क्या किया था बताइएगा जरा, कुल 14 शुद्ध वंशक्रम जातियां ली भाई, ठीक है, हर क्रॉस के लिए 2-2। और फिर प्रत्येक करेक्टर के लिए, प्रत्येक लक्षण के लिए उन्होंने क्या किया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म कराया।
जब भी कभी हम एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं बेटा, जब भी कभी हम एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन करते हैं तो फिर उसे कहा जाता है एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे उन्होंने क्या किया, तने की लंबाई को लेकर बेटा क्रॉस कराया, तने की लंबाई को लेकर बेटा क्रॉस कराया, तो उन्होंने जो जनक का चयन किया था, शुद्ध वंश क्रम थे, तो पेरेंट क्या लिया, कैपिटल टी और दूसरा पेरेंट स्मॉल टी। ये शुद्ध होमोजाइगस लंबा है और ये होमोजाइगस बौना है, ठीक है। और जब इनका संकरण कराया तो ये क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी पहली पीढ़ी में F1 जनरेशन में जो आपको मिला वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला मेरे भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी मिला। मतलब क्या हुआ बताइएगा जरा मुझे, कि ये हेट्रोजाइगस या विषम युग्मजी, क्या बेटा, हेट्रोजाइगस, ये जो है ये हेट्रोजाइगस या फिर विषम युग्मजी लंबा है। और जब इसका स्वपरागण कराया गया, सेल्फिंग कराई गई, तो क्या देखा गया कि F2 पीढ़ी में कुल 4 प्लांट मिले, उसमें से 3 लंबे थे और एक बौना था। वो जो 3 लंबे थे उसमें से एक का जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी था और 2 का जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी स्मॉल टी था। यानी अगर आप जीनोटिपिक रेशियो निकालें तो ये क्या आ जाएगा, 1:1। अच्छा, ये दोनों क्या थे, लंबे थे और ये कैसा था, बौना था। तो जो फिनोटिपिक रेशियो है, जो दृश्य प्रारूप अनुपात है, वो क्या हो जाएगा, 3:1, 3:1, यानी कि लंबा 3 बौना 1। अच्छा, या तो आप इस तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं या फिर आप इसको पुनेट स्क्वायर मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं। पुनेट स्क्वायर के बारे में हमें आरसी पनेट साहब ने बताया था। इधर हम गैमीट लिख रहे हैं तो कैपिटल टी मिल गया, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी और ये स्मॉल टी। जो मैंने ब्लू पेन से मार्क किया है वो जीनोटाइप है, एक कैपिटल टी, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, एक स्मॉल टी। तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। और जो मैंने थोड़ा ब्राउन कलर से मार्क किया है, अगर आप देखिए तो ये तीनों पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे और ये बौना होगा। अगेन जो जीनोटाइपिक रेशियो है, जीन प्रारूप अनुपात, वो आ जाएगा 1:2:1। और जो दृश्य प्रारूप अनुपात है यानी कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या आ जाएगा बेटा, 3:1 आ जाएगा, ठीक है। और इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर उन्होंने क्या किया बेटा, कुछ कंक्लूजन दिए, ठीक है, कुछ निष्कर्ष निकाले। क्या निष्कर्ष निकाला, एक तो निष्कर्ष जिसे हम कह देंगे प्रभाविता का नियम अर्थात लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा क्या था, विसंयोजन का नियम या पृथक्करण का नियम, या आप कह सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। प्रभाविता का जो नियम है वो क्या कहता है कि लक्षण का निर्धारण कारक करते हैं, कारक जोड़े में उपस्थित होते हैं। विषम युग्मजीय अवस्था में कारकों के जोड़े में से एक कारक यानी कि एक एलील खुद को प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी कहते हैं, और जो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाता, जो दूसरा वाला है, उसे अप्रभावी कहेंगे। यहां पर देखो भाई, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी इसमें कैपिटल टी वाला एलील भी है और स्मॉल टी वाला एलील भी है। कैपिटल टी लंबा होता है, इससे में ये पता चला कैपिटल टी आने से लंबा है। स्मॉल टी बौना है, यानी स्मॉल टी जो है वो बौनापन लाता है। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है तो पौधा लंबा है, यानी कि जो कैपिटल टी है वो खुद को प्रदर्शित कर रहा है, जो स्मॉल टी है वो खुद को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, ठीक है भाई। तो कारकों के जोड़े में से जो एक कारक है, जो एक एलील है, वो खुद को प्रदर्शित करता है विषम युग्मजीय अवस्था में, जिसे प्रभावी कहते हैं। और जो विषम युग्मजीय अवस्था में खुद को प्रदर्शित ना कर पाए, खुद को व्यक्त ना कर पाए, उसे अप्रभावी एलील कह दिया जाता है, रिसेसिव एलील कह दिया जाता है। दूसरा बेटा विसंयोजन का नियम यानी कि पृथक्करण का नियम। ये जो विसंयोजन का नियम है, ये जो पृथक्करण का नियम है, यह विसंयोजन का नियम अर्थात पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान, युग्मक जेनेसिस के दौरान जब युग्मक का निर्माण होता है तो एक जीन के जो दोनों एलील हैं वो क्या है बेटा, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, ये अलग हो जाते हैं। और 50-50 चांस है कौन सा एलील किस गैमीट में जाएगा, दोनों के चांस कितने बेटा, 50-50 हैं। अच्छा, इस जो इनके कुछ अपवाद भी थे। अगर पर्टिकुलर आप बात करें प्रभाविता के नियम के अपवाद, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस। भाई अगर आप क्या करें, लाल फुल डोमिनेंट है और सफेद फुल रिसेसिव है, तो F1 में आपको क्या मिलना चाहिए, रेड फ्लावर मिलना चाहिए, लाल फूल मिलना चाहिए। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जब कार्ल कोलिंस ने मिरेबेलिस में ये क्रॉस कराया तो पेरेंट में क्या लिया, कैपिटल आर ये लाल पुष्प था, स्मॉल आर ये सफेद पुष्प था।
अगर यह प्रभाविता के नियम को फॉलो करता, अगर यह प्रभाविता के नियम का पालन करता, तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर लाल पुष्प होना चाहिए था, लेकिन क्या देखने को मिला कि कैपिटल आर स्मॉल आर गुलाबी रंग का पुष्प मिल रहा है। अर्थात ना तो कैपिटल आर खुद को पूरी तरीके से प्रदर्शित कर पा रहा है, ना ही स्मॉल आर खुद को पूरी तरीके से प्रदर्शित कर पा रहा है। दोनों में से कोई भी पूरी तरीके से खुद को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, और उस अवस्था में आप ये देखते हैं कि बीच में कुछ एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आता है। लाल और सफेद को मिलाने पर क्या है, गुलाबी पुष्प मिल जा रहा है। इसकी सेल्फिंग कराने पर आप देखेंगे कि जो F2 जनरेशन है, उस F2 जनरेशन में बेटा, उस F2 जनरेशन में आप क्या देखोगे कि एक आपको लाल पुष्प मिलेगा, दो गुलाबी पुष्प मिलेंगे और एक क्या मिलेगा, सफेद पुष्प। अगर यह प्रभाविता के नियम का पालन करेगा तो फिनोटाइपिक अनुपात आएगा 3:1 और जीनोटाइपिक अनुपात आएगा 1:2:1। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो F2 में जो फिनोटाइपिक अनुपात है वो भी क्या है, 1:2:1। क्या है भैया, जल्दी से बताओ, 1:2:1, एक लाल दो गुलाबी एक सफेद। और जो जीनोटाइपिक अनुपात है वो पहले के जैसा ही है, अभी भी 1:2:1, यानी कि एक कैपिटल आर, दो कैपिटल आर स्मॉल और एक स्मॉल आर। तो जब दोनों में से कोई भी खुद को पूरी तरीके से प्रदर्शित न कर पाए, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाएगा। सह प्रभाविता में दोनों एलील खुद को समान रूप से व्यक्त करते हैं। जैसे अगर आप ब्लड ग्रुप AB की बात करें तो ब्लड ग्रुप AB में क्या होगा, IA और IB एलील रहेंगे और ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। जब दोनों खुद को समान रूप से व्यक्त करते हैं तो उसे सह प्रभाविता अर्थात कोडोमिनेंस कह दिया जाता है। और ये जो सह प्रभाविता है, ये जो कोडोमिनेंस है, इसमें भी अगर आप F2 में देखें तो बेटा जो जीनोटिपिक रेशियो है वो आ जाएगा 1:2:1 और जो फिनोटिपिक रेशियो वो क्या आ जाएगा 1:2:1। ठीक है ना, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे जल्दी भाई जल्दी। ठीक है बेटा, चलिए अब बच्चों हम लोग बात करेंगे द्विसंकर संकरण की। द्विसंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें आप दो लक्षणों की वंशागति कराते हैं। जैसे यहां पर आपने क्या लिया, बीज का रंग और बीज का आकार, तो दो कैरेक्टर हो गए ना भाई। आकार बेसिकली आकृति होना चाहिए, एनसीईआरटी वाले आकार लिखते हैं। तो एक कैरेक्टर हो गया बीज का रंग और दूसरा हो गया बीज का आकार। तो आपने गोल बीज लिया पीले रंग का, कैपिटल आर कैपिटल वाई, आपने मतलब मेंडल ने, ठीक है ना। मेंडल ने क्या किया, गोल और पीला बीज लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, उसका क्रॉस कराया झुर्रीदार हरे बीज से, स्मॉल आर स्मॉल वाई। F1 में आपको मिला कैपिटल आर स्मॉल वाई। सेल्फिंग कराने पर F2 जनरेशन में आपको जीनोटिपिक रेशियो मिलता है 1:1, 2:4:2, 1:1, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशियो जो है वो मिल जाता है 9:3:3:1। जैसे अगर आप ये पुनेट स्क्वायर बनाएं तो किस तरीके से गैमीट लिखेंगे, इसके जब आप गैमीट बनाएंगे तो एक बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, और तीसरा बन जाएगा बेटा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अर्थात कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि बड़ा बड़ा, कैपिटल आर स्मॉल वाई यानी कि बड़ा छोटा, स्मॉल आर कैपिटल वाई यानी कि छोटा बड़ा, और स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी कि छोटा छोटा। तो गैमीट आपने कैसा लिखा, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। मेरे साथ बोलो, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। एक बार फिर से बोलो, बड़ा 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 छोटा छोटा बड़ा छोटा छोटा। तो जब आप ये गैमीट लिख के यहाँ पर क्रॉस कराओगे तो ये कुल मिला के आपको कितने मिल जाएंगे, 16 इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि आपको जाइगोट मिल जाएंगे या प्लांट मिल जाएंगे। इसमें से ये जो रेड पेन से मैंने इधर मार्क किया हुआ है, रेड, ये जो आपको स्क्वायर रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी, वो सब कैसे पौधे होंगे, कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है कैपिटल वाई है, कैपिटल आर है, माफ कीजिएगा इधर, वेट, अरे जाओ भैया तुम भी जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, 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 कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो अगर एक कैपिटल आर आ गया तो राउंड यानी कि गोल हो जाएगा, और अगर एक कैपिटल वाई आ गया तो बीज कैसा होगा, पीला होगा मेरे भाई, देख पा रहे हो आप। तो जितने भी हमने ये रेड स्क्वायर आप यहाँ पे बनाए हैं 1 2 3 4 टोटल 9 आएंगे, तो 9 क्या हो जाएंगे बताइएगा जरा, 9 हो जाएंगे बेटा गोल तथा पीला। 9 क्या हो जाएंगे, गोल और पीला, यानी कि बड़ा बड़ा, ठीक है।
अच्छा, ये क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे बेटा गोल और झुर्रीदार। ये हो जाएंगे गोल और हरा, माफ कीजिएगा बेटा, गोल और हरा। ये 3 क्या हो जाएंगे? झुर्रीदार पीला। और ये एक क्या हो जाएगा? झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार और हरा। फिर ये जो हमने सफेद रंग से मार्क किया हुआ है, अगर आपको दिख रहा है बेटा, इधर देखो कैपिटल आर लेकिन इधर स्मॉल वाई, कैपिटल आर लेकिन इधर दोनों स्मॉल वाई, कैपिटल आर इधर दोनों स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर की वजह से गोल हो जाएगा और स्मॉल वाई है तो हरा हो जाएगा। अभी देखिए जो हमने ग्रीन रंग से मार्क किया हुआ है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो ये कैसा हो जाएगा? स्मॉल आर यानी कि झुर्रीदार रिंकल्ड और कैपिटल वाई की वजह से पीला। और ये जो एक है, ठीक है ना, ये एक कैसा हो जाएगा मेरे भाई? जल्दी से बता दो मुझे। तो आप कहोगे सर ये जो एक है, ये एक हो जाएगा स्मॉल आर वाई यानी कि झुर्रीदार और हरा। अच्छा, इन रंगों के अलावा आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी कि यहां पर एक ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है व्हाइट कलर से, है ना, ये व्हाइट कलर का ट्रायंगल बना हुआ है। वही चीज है बेटा जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। फिर उसके बाद ये जो आप ट्रायंगल बना पा रहे हैं, और उसके बाद ये जो ट्रायंगल बना पा रहे हैं, तो बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, और ये आखिरी में छोटा छोटा। क्लियर है बच्चों? अच्छा, यहां पर अगर आप देखें तो जो ये वाला एरो है, जो पर्पल कलर का एरो है बेटा, ये चिन्ह, इसमें देखो दोनों कैरेक्टर के लिए समयुग्मजी है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। समयुग्मजी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। और ये जो नीले पेन का एरो है, नीले रंग का एरो, ये बेटा दोनों कैरेक्टर के लिए विषमयुग्मजी है। कैपिटल स्मॉल, 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 कैपिटल स्मॉल। और फिर ये जो ग्रीन कलर के स्क्वायर है, इसमें जो जीनोटाइप लिखा है, उसमें आप देखेंगे कि वो किसी एक कैरेक्टर के लिए समयुग्मजी होगा और दूसरे कैरेक्टर के लिए विषमयुग्मजी होगा। इधर देखिए, सम विषम विषम सम, सम विषम विषम सम, विषम सम सम विषम, सॉरी विषम सम सम विषम। यहां पे देखिए विषम सम सम विषम। एक कैरेक्टर के लिए होमो, दूसरे के लिए हेट्रो। पहला होमो हो सकता है, दूसरा हेट्रो हो सकता है, पहला हेट्रो दूसरा होमो, कुछ भी हो सकता है। तो इन स्क्वायर के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता था। मिंडल साहब ने द्विसंकर संकरण के आधार पर जो कंक्लूजन दिया था, जो निष्कर्ष दिया था, वह था स्वतंत्र विव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या दिया था बेटा? स्वतंत्र विव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये क्या कहता है कि जब किसी संकर में, जब किसी हाइब्रिड में, जब किसी हाइब्रिडाइजेशन में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं, एक लक्षण का जोड़ा क्या हुआ? गोल और झुर्रीदार, दूसरा जोड़ा क्या हुआ? पीला और हरा। तो जब किसी संकरण में क्या होता है, लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं, तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे से स्वतंत्र होता है। जब किसी संकर में लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं, कितने जोड़े बेटा? 2 जोड़े, लक्षणों के 2 जोड़े लिए जाते हैं, तो किसी एक जोड़े का जो लक्षण विसंयोजन है वो दूसरे से स्वतंत्र होता है। इसी को कहा जाएगा स्वतंत्र विव्यूहन का नियम। हालांकि संलग्नता, लिंकेज जो है वो इसका अपवाद होता है। अभी संलग्नता पढ़ेंगे, लिंकेज के बारे में पढ़ेंगे, तो संलग्नता जो है यानी कि बेटा लिंकेज जो है वो इसका अपवाद होता है। यहीं पर एक और चीज बेटा पढ़ेंगे हम लोग, परीक्षार्थ संकरण। क्या पढ़ेंगे? परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस। ये किस लिए होता है? तो आप कहेंगे कि F1 का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए, 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 ठीक है, F1 का जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं? परीक्षार्थ संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा? टेस्ट क्रॉस कराते हैं, टेस्ट क्रॉस। F1 कह लीजिए, या बेसिकली आप कह लीजिए कि जो डोमिनेंट हमको मिला है वो डोमिनेंट होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। जो प्रभावी हमको मिला है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। इस बात को जानने के लिए हम क्या कराते हैं? परीक्षार्थ संकरण अर्थात टेस्ट क्रॉस कराते हैं। इसमें क्या किया जाता है बेटा?
इसमें जो प्रभावी जो F1 में मिलता है, F1 में जो मिलता है उसका क्रॉस करा दिया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी कि अप्रभावी जनक के साथ। F1 में जो भी मिला है उसका क्रॉस हम किसके साथ करा देते हैं बेटा? तो F1 में जो हमको मिलता है उसका क्रॉस हम करा देते हैं अप्रभावी जनक के साथ, रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है भाई। और जब इस प्रकार से आप मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस देखते हो, यहां पर टीसी का मतलब है टेस्ट क्रॉस, तो मोनोहाइब्रिड में जो टेस्ट क्रॉस रेशियो आता है वो आ जाएगा 1:1, और जो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है वो आ जाएगा 1:1:1:1। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टार मार्क कर लीजिए, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है नीट वाले दिन कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या होगा। तो बेटा मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो हो जाएगा 1:1, और डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या हो जाएगा 1:1:1:1। 4 बार 1:1 लिख के अनुपात लगा देना है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसके बारे में हमें सटन और बावेरी ने बताया था 1902 में। ठीक है ना? किसने बताया था बेटा? सटन और बावेरी ने 1902 में बताया था। ये सटन और बावेरी क्या कह रहे थे कि जो गुणसूत्र का व्यवहार है वो जीन के व्यवहार के जैसा ही होता है, यानी कि जो गुणसूत्र का बिहेवियर है वो पैरेलल होता है जीन के बिहेवियर के। मतलब अगर रफली आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं कि गुणसूत्र और जीन, उनका जो एक बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो समानांतर होता है एक दूसरे के, पैरेलल होता है एक दूसरे के। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है भैया। लेकिन इसका प्रायोगिक सत्यापन सटन और बावेरी नहीं कर पाए थे। उसको प्रायोगिक तौर पर सत्यापित किया था महान थॉमस हंट मॉर्गन ने, फ्लाइट मैन या फ्लाई मैन ऑफ द जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो फ्रूट फ्लाई पर किया था, फल मक्खी पर, ड्रोसोफिला पर। और चूंकि उन्होंने फल मक्खी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था इसीलिए इन्हें कह दिया जाता है फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स। इनफैक्ट मेंडल जहां जहां चूके वो सारी चीजें बढ़िया तरीके से हमें मॉर्गन साहब ने समझाई। टीएच मॉर्गन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था फल मक्खी ने किया था, छोटा सा होता है, एन का नंबर 4 होता है। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता, यानी आप दूर से देख के ही, मतलब उनको देख के बता सकते हैं कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा। जो छोटी वाली फल मक्खी है वो मेल है, जो बड़ी लार्ज साइज की फल मक्खी है वो फीमेल है। क्लियर भाई? छोटी वाली फल मक्खी क्या है? मेल, और बड़ी वाली फल मक्खी क्या है? फीमेल। तो सटन और बावेरी ने क्या किया? वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत दिया और बेटा उसको प्रायोगिक तौर पर सत्यापित किया था। उसका प्रायोगिक सत्यापन किया था टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने सहलग्नता के बारे में बताया, या आप कह सकते हैं कि जो लैंगिक सहलग्नता है, जो आपका क्या है सेक्स लिंकेज है, उसके बारे में बताया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया फल मक्खी पर। फल मक्खी को आप आसानी से, जो फलों का गूदा है जैसे केले वगैरह का गूदा में, आप उसको आसानी से उगा सकते हैं। जीवन काल छोटा होता है और एक सिंगल क्रॉस में, एक सिंगल मेटिंग में ये क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोजनी रिप्रोड्यूस करते हैं बेटा। तो ये हो गया आपका वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। मेंडल इतना बढ़िया था, मेंडल इतनी सारी चीजें यूज करी, फिर भी मेंडल बहुत सालों तक असफल बने रहे, या असफल नहीं कह सकते, मेंडल का काम लोगों तक पहुंच नहीं पाया। मेंडल का जो काम है वो छुपा बना रहा, मेंडल का जो काम है वो हिडन बना रहा मेरे भाई। क्यों? क्योंकि उन दिनों संचार के जो साधन थे वो सुलभ नहीं थे। उन दिनों संचार के जो साधन है वो सुलभ नहीं थे। बाद में मेंडल के काम को ही रीडिस्कवर किया, मेंडल के काम की फिर से खोज की थी सन 1900 में। किसने की थी? सारमार्क, ह्यूगो डिवरीज और कार्ल कोरेंस ने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। सारे इंपॉर्टेंट है, चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेंडल के कार्य की पुनः खोज सन 1900 में किसने की थी? सारमार्क, ह्यूगो डिवरीज और कार्ल कोरेंस ने। ये तीनों इंडिपेंडेंट रिसर्चर थे, ऐसा नहीं कि तीनों साथ में लगे हुए थे। इन तीनों ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया थे अपने अलग अलग किया था, और फिर बाद में ये इस नतीजे पर पहुंचे कि जैसे रिजल्ट हम लोग निकाल रहे हैं, ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि जैसे रिजल्ट हम लोग निकाल रहे हैं वैसे रिजल्ट तो मेंडल अंकल बहुत पहले निकाल के जा चुके हैं। तो इसलिए इसको कह दिया जाता है रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। ठीक है, देखो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से भाई, जल्दी से चलो बेटा।
अब हम यहीं पर पढ़ेंगे सहलग्नता अर्थात लिंकेज के बारे में। ये जो सहलग्नता है, लिंकेज है, ये क्या होता है? ठीक है, जीन का जब जीन बहुत पास पास होते हैं, जब बेटा जीन जो हैं बहुत पास पास होते हैं, राइट, तो जीनों का क्या होता है, एक भौतिक जुड़ाव होता है, और वो जब ट्रांसमिट होते हैं, जब वो स्थानांतरित होते हैं, तो फिर वो एक साथ स्थानांतरित होते हैं। अब ये जो जीन है, जीन के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, संलग्नता सामर्थ्य उतना कम होगा, या जीन विनिमय अगर ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब वीक लिंकेज है। क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर जीन के बीच में दूरी कम है तो लिंकेज स्ट्रांग होगा, अगर जीन के बीच में दूरी ज्यादा है तो लिंकेज वीक होगा। अब अगर जीन के बीच की दूरी ज्यादा है तो जीन विनिमय यानी कि क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा, पुनर्योजन ज्यादा होगा मेरे भाई। क्या ज्यादा होगा? पुनर्योजन ज्यादा होगा। यानी कि जो संलग्नता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जीन के बीच की दूरी के, जीन विनिमय के और पुनर्योजन के। अब मेंडल ने क्या, मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला को लेकर लिंकेज के इस तरीके के एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए थे। पहला जो क्रॉस किया था, ये जो क्रॉस ए लिखा हुआ है, ये क्रॉस ए किया था बेटा उन्होंने शरीर का रंग, शरीर का रंग और आंख का रंग लेकर, शरीर का रंग और आंख का रंग लेकर। क्लियर? और ये जो दूसरा क्रॉस उन्होंने किया था वो लिया था आंख का रंग और विंग साइज, पंख का आकार, पंख का आकार। तो बच्चों जब उन्होंने, किन्होंने, मॉर्गन ने शरीर का रंग लेकर, बॉडी साइज और आई कलर को लेकर क्रॉस कराया, तो जनकीय प्रकार कितना मिला था बताइएगा जरा? पेरेंटल मिला था 98.7%। पेरेंटल कितना मिला था बेटा? पेरेंटल मिला था 98.7%। ठीक है ना? पेरेंटल कितना मिल गया था? जनकीय प्रकार कितना मिल गया था बताइए जरा? 98.7%। तो पुनर्संयोजन कितना हुआ बताइए जरा? पुनर्संयोजन कितना हुआ? 1.3%। और जब उन्होंने आई कलर और विंग साइज को लेकर क्रॉस कराया तो जनकीय प्रकार उनको मिला था, पेरेंटल उनको मिला था 62.8%, और पुनर्संयोजी कितना मिल गया था उनको? 37.2%। अब कंक्लूजन देखो, ये जो जीन है, शरीर का रंग और आंख के रंग का जो जीन है वो पास पास है। वो क्या बेटा? पास पास है। लेकिन आंख का रंग और विंग साइज, इसका जो जीन है वो दूर दूर है। अब अगर जीन के बीच की दूरी कम तो सहलग्नता ज्यादा, सहलग्नता ज्यादा तो जीन विनिमय कम, जीन विनिमय कम तो पुनर्योजन कम। यही तो, अरे ऊपर जो लिखा है वही तो अप्लाई करना है। इसमें देखो पहले क्रॉस में जीन के बीच की दूरी कम है, अगर जीन के बीच की दूरी है कम तो संलग्नता क्या होगा? ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा। अगर लिंकेज स्ट्रॉन्ग है तो जीन विनिमय कम होगा, जीन विनिमय कम होगा, पुनर्योजन कम होगा। तो देख रहे हैं जनकीय प्रकार मिल रहा है लगभग 99%, यानी कि 98.7%। रिकॉम्बिनेशन कितना हो रहा है? केवल और केवल 1.3%। अब यहां पर आप देखो जीन के बीच की दूरी ज्यादा है, इसके कंपैरेटिवली यहां पर जीन के बीच की दूरी ज्यादा है। तो जब जीन के बीच की दूरी होगी ज्यादा, जब जीन के बीच की दूरी ज्यादा होगी तो फिर लिंकेज जो है वो वीक होगा, संलग्नता सामर्थ्य कम होगी, और उस परिस्थिति में जीन विनिमय ज्यादा होगा, पुनर्योजन ज्यादा होगा। तो यहां पर आप बेटा देख भी रहे हैं कि जनकीय प्रकार मिला है 62.8%। ठीक है, और जो पुनर्संयोजन हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ है, वो हुआ है 37.2%। कितना हुआ है बेटा? 37.2% हुआ है, 37.2%। ठीक है, संलग्नता का अनुप्रयोग क्या है? संलग्नता, या आप कह सकते हैं कि संलग्नता और पुनर्योजन, तो जीन मैपिंग में हेल्प मिलती है, जीन मानचित्र
और ये जो जीन मानचित्र हैं ये किसने प्रिपेयर किए थे? ये प्रिपेयर किए थे बेटा अल्फ्रेड स्टूवेंट ने। और अल्फ्रेड स्टूवेंट जो थे वो मॉर्गन साहब के स्टूडेंट थे। और इन्होंने क्या बताया वो समझिए आप। इन्होंने यह बताया कि जीन के बीच की जो दूरी है वो पुनर्योजन प्रतिशतता के बराबर होती है। जीन के बीच की दूरी, जो दो जीन हैं वो जितना दूर होंगे उनके बीच में पुनर्योजन परसेंटेज उतना ज्यादा होगा। और उस बेसिस पर आप क्या प्रिपेयर करते हैं? जीन मानचित्र प्रिपेयर करते हैं बेटा। क्या प्रिपेयर करते हैं? जीन मानचित्र प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो आप देख रहे हैं यहां से आप पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ये आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, इधर आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ने के बाद आप पहुंच चुके थे सहलग्नता और उसके अनुप्रयोग तक। यहीं पर कुछ एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और हैं, उनके बारे में हमें अभी और पढ़ना है बेटा, ठीक है। जैसे बहुयुग्म विकल्पता है बच्चों, और क्या है? बहुजीनी वंशागति है, और क्या है? बहुप्रभाविता है। शुरू करते हैं बहुयुग्म विकल्पता के साथ, अर्थात मल्टीपल एलिलिज्म के साथ। भाई ये बहुयुग्म विकल्पता क्या है? मल्टीपल एलिलिज्म, बहु मतलब बहुत सारे, युग्म विकल्पता यानी कि युग्म विकल्पी का प्रेजेंट होना, मल्टीपल एलिलिज्म। नॉर्मली आप क्या देखते हैं, सामान्यतः आप क्या देखते हैं कि एक जीन के डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक जीन का दो एलील होता है, एक जीन का दो एलील होता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक जीन का बेटा क्या हो जाए, दो से अधिक एलील हो जाए, एक जीन का क्या हो जाए बेटा बताइएगा जरा, दो से अधिक एलील हो जाए, दो से अधिक एलील। सामान्यतया तो क्या होता है, सामान्यतया तो आप देखेंगे कि एक जीन का दो एलील होता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक जीन के दो से अधिक एलील होते हैं तो फिर उसे मल्टीपल एलिलिज्म अर्थात बहुयुग्म विकल्पता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जो एबीओ रक्त समूह वाला जीन है, आई जीन, उस आई जीन के बेटा तीन एलील होते हैं। जो एबीओ रक्त समूह वाला जीन है, उस एबीओ रक्त समूह वाले जीन के, उस आई जीन के तीन एलील होते हैं, ठीक है। कौन कौन से तीन एलील? आई ए, आई बी, आई ओ। तीन एलील कौन कौन से हैं? आई ए, आई बी, आई ओ, जिसमें से आई ए और आई बी सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। बराबर में लिखा है ना, क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आई ए और आई बी साथ में हैं तो फिर ये सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं और ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी। ब्लड ग्रुप क्या हो जाता है बेटा? ए बी। को डोमिनेंस प्रदर्शित करते हैं, सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अगर आई ए के साथ अगर आई ओ आ जाए तो फिर आई ओ डोमिनेंट होता है, या आई बी के साथ आई ओ आ जाए तो फिर आई बी डोमिनेंट होता है। तो जो एबीओ रक्त समूह है उसका जीन है आई, उस आई जीन के तीन एलील हैं। कौन कौन सा? आई ए, आई बी और आई ओ। आई ए और आई बी आपस में सह प्रभाविता प्रदर्शित करते हैं, जबकि ये दोनों आई ओ पर क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। चार तरीके का फिनोटाइप आपको यहां पर मिलता है, यानी कि चार तरीके का ब्लड ग्रुप मिलता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह ओ। छह तरीके का जीनोटाइप आपको मिलता है। एक मिलेगा आई ए, एक मिलेगा आई ए आई ओ, ब्लड ग्रुप ए हो गया। आई बी, आई बी, आई बी आई ओ, ब्लड ग्रुप बी हो गया। आई ए आई बी, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। आई ओ, ब्लड ग्रुप ओ हो गया। तो ये होगी आपको मल्टीपल एलिलिज्म या बहुयुग्म विकल्पता। फिर बेटा बहुप्रभाविता। कभी कभी ऐसा होता है कि जो एक सिंगल जीन है वो एक सिंगल जीन एक से अधिक फिनोटाइप पर प्रभाव डालता है, एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है, यानी कि एक अकेला जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया। अभी मैं आपको आगे चल के फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ाऊंगा, अभी मैं आगे चल के आपको फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है ना। तो जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी क्या है? पिलियोट्रोपी का उदाहरण है, बहुप्रभाविता का उदाहरण है। साथ ही साथ जो बी जीन होता है बेटा, बी जीन, ये बी जीन क्या करता है? एक तो बीज की आकृति को निर्धारित करता है और दूसरा ये स्टार्च कण के आकार को भी नियंत्रित करता है। अगर जीनोटाइप लिखा है कैपिटल बी तो ये कैसा होगा? गोल। अच्छा आप देखिए बी जीन के दो कैरेक्टर हो गए। बी जीन एक तो सीड की आकृति या आकार को नियंत्रित कर रहा है और साथ ही साथ स्टार्च कण के आकार को नियंत्रित कर रहा है। तो एक जीन के दो लक्षण यहां पे दिख रहे हैं, तो बहुप्रभाविता। अब इसमें देखो कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा बीज है? गोल बीज है, यानी यहां पर और स्मॉल बी झुर्रीदार। तो कैपिटल बी स्मॉल बी गोल बीज है और स्मॉल बी झुर्रीदार बीज है। तो बेटा ये हो गया प्रभाविता। यहां पर एक और खतरनाक पॉइंट है, ये क्या हो गया बेटा? प्रभाविता।
लेकिन अगर आप स्टार्च कण के आकार को देखें तो कैपिटल बी बड़े आकार का स्टार्च कण, कैपिटल बी मध्यम आकार का, और स्मॉल बी छोटे आकार का, यानी कि बीच में इंटरमीडिएट मिल रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो बी जीन है, जब यह स्टार्च कण के आकार को नियंत्रित करती है, जब यह स्टार्च कण के आकार को नियंत्रित करती है तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस प्रदर्शित करती है, अपूर्ण प्रभाविता प्रदर्शित करती है। ये जो बी जीन है क्या प्रदर्शित करती है? स्टार्च कण के आकार को इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। यानी बी जीन बहुप्रभाविता का उदाहरण है, क्योंकि ये इन दोनों कैरेक्टर को प्रभावित कर रही है। बी जीन प्रभाविता भी प्रदर्शित करती है जब वो सीड शेप को नियंत्रित करती है, और बेटा यही बी जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी प्रदर्शित करती है जब यह स्टार्च कण के आकार को नियंत्रित करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बच्चों बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुजीनी वंशागति, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, दो या फिर उससे अधिक, ठीक है ना, या तो दो जीन आपस में मिलके उसको नियंत्रित कर रहे होंगे, या 3 जीन या 4 जीन, 5 जीन, 6 जीन। जैसे अगर आप वीट में उसके कर्नल का कलर करें, देखें गेहूं की बाली का अगर आप रंग देखें तो बेसिकली क्या है, वो दो जीन से नियंत्रित होता है। लेकिन बच्चों अगर आप मानव में त्वचा का रंग देखें, मानव में अगर आप त्वचा का रंग देखें तो फिर वो 3 जीन से नियंत्रित होता है बेटा। ठीक है, तो बहुजीनी यानी कि बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को नियंत्रित कर रहे हैं, बहुत सारे जीन मिलकर किसी एक कैरेक्टर को नियंत्रित कर रहे हैं, बहुजीनी वंशागति अर्थात पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इसमें बेटा घंटाकार ग्राफ मिलता है आपको, ये बेल शेप ग्राफ मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है बेटा? बेल शेप ग्राफ मिलता है। ठीक है जी, ये बेल शेप ग्राफ मिलता है आपको, घंटाकार ग्राफ मिलता है। ठीक है, लेक्चर के दौरान जो लक्ष्य के बच्चे हैं, लक्ष्य बैच के जो बच्चे हैं उन्हें मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जो बाकी के बैचेज है, जो यकीन के बैचेज हैं, ठीक है, अभी कुछ दिनों में पढ़ा दूंगा। और बाकी आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे लास्ट ईयर आप यकीन में थे 1.2, 2.2, 3.2 में, तो आप पढ़ चुके हैं। ये माइंड मैप है ताकि आप क्विकली क्या करें, पूरा चैप्टर रिवाइज करें। ठीक है, बार बार इसको रिवाइज कर लेंगे, लगातार 3-4 दिन देख लेना, इसको सुन लेना चुपचाप, पूरा चैप्टर आपकी फिंगर टिप्स में होगा। लेकिन जो मैंने कहा है वो करना पड़ेगा। ठीक है भाई, घंटाकार आकृति का ग्राफ यहां पर मिलता है। यहीं पर बेटा एक छोटी सी चीज और कवर कर लेते हैं, लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, एक हैंकिंग साहब थे, हैंकिंग साहब, उन्होंने देखा एक स्पेशल संरचना और उसको नाम दिया एक्स काय। और एक्स काय को ही क्या कह दिया, बाद में क्या कहा गया, एक्स गुणसूत्र कह दिया गया। ठीक है ना, एक्स काय को ही क्या कह दिया गया, एक्स गुणसूत्र कह दिया गया। यानी एक्स गुणसूत्र की जो खोज है वो किसने की थी? हेनकिंग ने की थी भाई, हेनकिंग ने। कब की थी? 1891 में। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं ना बेटा, 2 तरीके के हैं। गुणसूत्र जो है ना 2 तरीके के हैं। एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम, अलिंग गुणसूत्र अर्थात ऑटोसोम, और दूसरे होते हैं बेटा सेक्स क्रोमोजोम अर्थात लिंग गुणसूत्र। जैसे अगर आप मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 46 में से जो 22 जोड़े हैं गुणसूत्र के, 22 जोड़े गुणसूत्र कैसे होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। जो 23वां जोड़ा है वो लिंग गुणसूत्र होता है। बच्चों मानव में और ड्रोसोफिला में मेल होता है XY, फीमेल होता है XX। इंसेक्ट में मेल होता है XO, एक यहां पर क्रोमोजोम कम है, X0 है बेसिकली, फीमेल होता है XX। ये नर विषम युग्मकता का उदाहरण है। नर कैसे इन दोनों में? विषम युग्मकी। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका क्या है, पक्षी है, पक्षी में मेल होता है ZZ और फीमेल होता है ZW। तो ये क्या है? मादा विषम युग्मकता का उदाहरण है, मादा विषम युग्मकी है। मधुमक्खी में जब आप देखते हैं तो वहां पर अगुणित द्विगुणित मैकेनिज्म है, हेप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। नर जो है हेप्लॉइड है, n बराबर 16 गुणसूत्र वहां पर पाए जाते हैं, और मादा जो है वो डिप्लॉइड है, कुल 32 गुणसूत्र वहां पर बेटा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सहलग्नता, उसके अनुप्रयोग, बहुप्रभाविता, बहुयुग्म विकल्पता, बहुजीनी वंशागति और लिंग निर्धारण। फटाफट से देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
देख लिया भाई? चलो आ जाओ, इधर आ जाओ बच्चों। यहां पर जब भी आप देखोगे, देखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। ज्यादा नेतागिरी तो करना मत इधर, ठीक है ना? ज्यादा नेतागिरी मत करना, तभी चमकाऊंगा फिर मैं तुम्हें। चलो भाई, ये एकदम और सही काम हो गया। हाँ सर, मजा आ गया। बेटा उत्परिवर्तन के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताई थी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है ना, और आपका क्या था वहां पर प्रतिस्थापन, वो सब बता दिया था। जब अचानक से कोई परिवर्तन, यकायक से सडन चेंज आता है जीनोटाइप में, तो फिर उसे क्या कह देते हैं? उत्परिवर्तन कह देते हैं, ठीक है। मेन मुद्दा जो हमारा है वो है यहां पर आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार आपको यहां पर दो तरीके से मिलेंगे, एक तो मिलेगा मेंडेलियन विकार, और बेटा दूसरा मिल जाएगा मेंडेलियन विकार के अलावा गुणसूत्रीय विकार। अगर किसी गुणसूत्र में कोई जीन उपस्थित है, उस जीन का कोई एंजाइम या कोई चीज ऐसी प्रभावित हो जाए जिसकी वजह से कोई समस्या उत्पन्न हो जाए जीन की वजह से, तो वो बेसिकली मेंडेलियन विकार है। और अगर गुणसूत्र की कमी हो जाए, कोई संख्या कम हो जाए, गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाए, तो फिर वो गुणसूत्रीय विकार है। अब जो मेंडेलियन विकार है, अब जो बेटा ये मेंडेलियन विकार है, तो ये मेंडेलियन विकार आपको कैसे कैसे मिल सकते हैं बताइएगा जरा। एक तो मिल सकते हैं लिंग सहलग्न, अर्थात जिनका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोजोम पर उपस्थित है, जैसे कि वर्णांधता और हीमोफीलिया, ठीक है, वर्णांधता और हीमोफीलिया। और कुछ ऐसे भी आपको बेटा विकार मिलेंगे जिनका जो जीन है, जिनका बेटा जो जीन है वो कहां पर स्थित है? ऑटोसोम पर स्थित है, यानी कि अलिंग गुणसूत्र पर स्थित है। बेटा किस पर स्थित है? अलिंग गुणसूत्र पर उपस्थित है, जैसे कि दात्र कोशिका अरक्तता, थैलीसीमिया, फिनाइलकीटोनुरिया और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बेटा ये सारे जितने भी हैं ये होते हैं अप्रभावी। क्या होते हैं? ऑटोसोमल अप्रभावी। दात्र कोशिका अरक्तता क्या है? ऑटोसोमल अप्रभावी। थैलीसीमिया क्या है? ऑटोसोमल अप्रभावी। फिनाइलकीटोनुरिया क्या है? ऑटोसोमल अप्रभावी। लेकिन यहां पर स्टार बनाइए, जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है वो क्या है? ऑटोसोमल प्रभावी है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या है बेटा? ये जो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है ये है ऑटोसोमल प्रभावी। आ रही बात समझ में आपको? ये ऑटोसोमल प्रभावी है बच्चों। अच्छा, आप क्या करते हैं, आप जो है वंशावली का विश्लेषण करते हैं। आप जो है क्या करेंगे बेटा, कुछ प्रतीकों के आधार पर आप देखेंगे कि किसी फैमिली में किस तरीके से जो कोई विकार है वो उत्पन्न हो रहा है, या फिर वो जो विकार है वो क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसमिट हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो अगर ये ऐसा स्क्वायर बना हुआ है तो ये क्या है बेटा? नर। गोला बना हुआ है तो मादा, ठीक है। और अगर ये ऐसा ईंटे जैसा बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि सेक्स जो है वो अनस्पेसिफाइड है। सेक्स क्या है बेटा? अनस्पेसिफाइड है, ठीक। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, लेकिन बेटा अगर ऐसा हो जाए कि इनके अंदर कलर भर दिया जाए, तो जब इनके अंदर कलर भर दिया जाता है तो आप क्या देखेंगे कि ये मतलब प्रभावित व्यक्ति हैं। ये क्या है बेटा? प्रभावित व्यक्ति हैं। अगर मेल और फीमेल के बीच में एक लाइन है तो ये मैथुन को दर्शाती है, मेटिंग को दर्शाती है। और अगर दो लाइन है इसका मतलब क्या है कि रिश्तेदारों के बीच में मैथुन हुआ है, समरक्त मैथुन हुआ है। यानी कि मैथुन करने वाले, मेटिंग करने वाले जो इंडिविजुअल हैं, मेल और फीमेल, ठीक है, उनके जनरली जो देखा जाता है या तो उनके नाना नानी सेम होते हैं या दादा दादी सेम होते हैं। जनरली पेरेंट्स ऑब्वियसली डिफर करते हैं, ठीक है। समरक्त मैथुन का क्या है कि मान लीजिए किसी की बुआ की लड़की की शादी उसकी मामा के लड़के से हो जाए, बुआ की लड़की की शादी जो है वो मामा के लड़के से हो जाए, इस तरीके से, या चचेरे भाई बहनों की शादी हो जाए, तो ये समरक्त मैथुन है, राइट। इसमें क्या होगा, या तो नाना नानी सेम होंगे या दादा दादी सेम होंगे भाई, ठीक है। ये जो चिन्ह है ये हमें बताता है कि ऊपर जो है जनक हैं, नीचे उनकी संतानें हैं, बाएं से दाएं जन्म के अनुसार। और ये बताते हैं कि प्रभावित नर शिशु वाले जनक, ठीक है ना,
रोग से प्रभावित। इसमें आप देख रहे हैं इनका जो बच्चा है, शिशु है, वो क्या है, ये रोग से प्रभावित है और ये उसके जनक है। और इसमें ऐसा 5 प्रभावहीन संतति, क्या बेटा, 5 प्रभावहीन संतति। ठीक है, तो ये हमें, ये इसकी जो सुविधा है बेसिकली, ये हम क्या करते हैं, मेंडेलियन विकार वगैरह ज्ञात करते हैं। गुणसूत्री विकार में आपके पास क्या था, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है ना, वंशावली विश्लेषण हो गया, यहां पे वापस से आते हैं क्योंकि फिर अब इनकी डिटेल पढ़नी है। तो आनुवांशिक विकार में बेटा मेंडेलियन विकार, उसमें लिंग संलग्न वर्णांधता और हीमोफीलिया। ऑटोसोमल अप्रभावी में दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और फिनाइलकीटोन्यूरिया। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है ऑटोसोमल प्रभावी है। गुणसूत्री विकार में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बच्चों हीमोफीलिया जो है वो क्या है, एक्स संलग्न अप्रभावी है, रक्त का थक्का नहीं बनता। और महारानी विक्टोरिया के परिवार में भी ये समस्या थी, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कह दिया जाता है। छोटी सी चोट में भी खून का जो है खून का थक्का, रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है। ज्यादा चोट लगने पर तो मृत्यु भी हो सकती है मित्रों। इससे ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं क्योंकि खून ब्लीडिंग होती रहती है ना, रक्त बहता रहता है, तो ब्लीडर्स डिजीज कह देते हैं। महारानी विक्टोरिया के खानदान में यह समस्या थी, तो इसको रॉयल डिजीज भी कह देते हैं, शाही बीमारी। ठीक है जी। वर्णांधता जो है वह भी एक्स संलग्न अप्रभावी है। ठीक है, आपने जब आई का मैकेनिज्म पढ़ा होगा आंख की, तो आपको पता है रॉड और कोन बनते हैं। तो वर्णांधता में क्या होता है, ये एक्स संलग्न अप्रभावी लक्षण है। लाल और हरे रंग का जो शंकु है अब वो प्रभावित हो जाता है, वो डिफेक्टिव बनता है। उसकी वजह से इंसान लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है। तो जब वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाएगा तो ऐसी किसी भी जगह पर उसको अपॉइंट नहीं किया जा सकता जहां पर किसकी जरूरत हो। अरे मान लो कोई एक ऐसा इंसान है, उसको आपने पायलट वाली जॉब दे दी, पायलट बना दिया आपने उसको, ठीक है ना, या फिर आपने क्या किया, उसको जो ड्राइवर बना दिया या ट्रैफिक पुलिस बना दिया या ड्राइवर बना दिया। अब वो कार चला रहा है, उसको पता ही नहीं है कि चौराहे पे सिग्नल लाल है कि रेड है, मतलब लाल है कि हरा है, जाएगा गाड़ी जोत देगा कहीं पर है। तो इसलिए क्या होता है, ऐसे लोगों को कभी भी ऐसी जगहों पे नहीं अपॉइंट किया जाता है, नहीं नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये सिग्नल वगैरह नहीं पहचान पाते हैं। 8% नर और मादा में जो परसेंटेज है वो है 0.4। ये परसेंटेज याद रखेंगे बेटा, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये परसेंटेज। अगला है दात्र कोशिका अरक्तता अर्थात सिकल सेल एनीमिया। ये भी ऑटोसोमल प्रभावी है। आरएनए में क्या होगा, ये जो जीएजी है, जीएजी, ये जीएजी की जगह क्या आ जाता है, ए की जगह बेटा यू आ जाता है, तो जीएजी से जीयूजी हो जाता है। यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। कहां पर, हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला की 6वीं पोजीशन पर। हीमोग्लोबिन में अल्फा चेन होता है, बीटा चेन होता है। बीटा चेन में जो 6वीं पोजीशन है, तो जब आप आरएनए देख रहे होंगे तो जीएजी अगर आएगा, नॉर्मल में यही होता है, अगर नॉर्मल आरबीसी है, किसी को सिकल सेल एनीमिया नहीं हुआ है, तो जीएजी रहेगा, तो अमीनो एसिड बनेगा ग्लूटामिक एसिड। लेकिन अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया है तो जीएजी की जगह प्रतिस्थापन हो जाएगा, ए का प्रतिस्थापन हो जाएगा यू से, एडेनिन का प्रतिस्थापन हो जाएगा यूरेसिल से, तो जीएजी जो है उसकी जगह जीयूजी बन जाएगा, यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाएगा। हीमोग्लोबिन की बीटा चेन में ऐसा होता है 6वीं पोजीशन पर। और फिर निम्न ऑक्सीजन तनाव में जो है हीमोग्लोबिन का पॉलीमराइजेशन होगा, और आरबीसी जो है वो सिकल सेल एनीमिया में जो इंडिविजुअल हैं जिनको सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, उनमें बेटा हंसिए के जैसी आरबीसी हो जाती है। नॉर्मली तो कैसा है आप जानते हैं, राउंड एंड बाई कॉनकेव, लेकिन यहां पर हंसुए के जैसा हो जाएगा, उस दरांती जिसको बोलते हैं, काटने वाटने के काम में जो आता है, सिकल शेप का हो जाएगा भाई। नेक्स्ट बेटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में आपको एक पढ़ना होता है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है ये बेटा थैलेसीमिया, ये भी ऑटोसोमल अप्रभावी है। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। अगर अल्फा थैलेसीमिया हुआ है, अगर अल्फा थैलेसीमिया हुआ है तो अल्फा चेन के निर्माण में कमी आएगी, और अगर बीटा थैलेसीमिया हुआ है तो बीटा चेन के निर्माण में कमी आएगी। बेटा ये जो दात्र कोशिका अरक्तता था, ये जो दात्र कोशिका अरक्तता था, इसमें मात्रा में कोई कमी नहीं आती,
ठीक है, इसमें कमी आती है क्वालिटी में। तो ये जो है बेटा गुणात्मक विकार है, गुणात्मक विकार है भाई, सिकल सेल एनीमिया, गुणात्मक विकार, स्टार मार्क करेंगे। सिकल सेल एनीमिया जो है वो गुणात्मक विकार है, समझ पा रहे हो बंधु? सिकल सेल एनीमिया जो है वो गुणात्मक विकार है, जबकि जो थैलीसीमिया है वह मात्रात्मक विकार है, मात्रात्मक विकार, या आप कह सकते हैं परिमाणात्मक विकार, परिमाणात्मक विकार कह सकते हैं बेटा आप इसे। क्यों? क्योंकि जब थैलीसीमिया होता है तो अगर अल्फा थैलीसीमिया हुआ है तो अल्फा चेन कम बनेगा, बीटा थैलीसीमिया हुआ है बीटा चेन कम बनेगा, यानी कि हीमोग्लोबिन का निर्माण ही कम होगा। यहां पर मात्रा में, सिकल सेल एनीमिया में मात्रा में कोई कमी नहीं आती, ठीक है ना, बस वो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। अच्छा, अल्फा चेन को बनाने वाला जो जीन है, दो जीन होता है HbA1 और HbA2, और ये HbA1 HbA2 कहां पर सिचुएटेड है? ये है बेटा गुणसूत्र नंबर 16 में। और बीटा थैलेसेमिया का जो जीन है, और बीटा चेन को बनाने का जो जीन है बेटा वो पाया जाएगा गुणसूत्र संख्या 11 में। एक ही जीन होता है और बच्चों उस जीन का नाम होता है, उस जीन का नाम होता है HBB। तो ये जो HBB जीन है, यह HBB जीन कहां पर पाया जाता है? गुणसूत्र संख्या 11 पर। HbA1 और HbA2 कहां पर पाए जाते हैं? गुणसूत्र संख्या 16 पर। फिनाइल कीटोन्यूरिया ये भी ऑटोसोमल प्रभावी है। फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में बदलने वाला एंजाइम अनुपस्थित होता है, तो जब एंजाइम अनुपस्थित रहेगा तो वो उसमें नहीं बदल पाएगा। अब जब फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो फिनाइल एलानिन इकट्ठा होता रहेगा, या फिनाइल एलानिन जो है वो फिनाइल पायरुवेट बनाएगा या दूसरे डेरिवेटिव बनाएगा। फिनाइल एलानिन अगर एंजाइम नहीं है तो टायरोसिन में नहीं बदलेगा, टायरोसिन में फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये नाम होता है एंजाइम का, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम का नाम होता है। उस एंजाइम की है अनुपस्थिति, तो ये फिनाइल एलानिन टायरोसिन में नहीं बदलेगा। जब टायरोसिन में नहीं बदलेगा तो इकट्ठा होता रहेगा या तो अपने डेरिवेटिव्स बनाएगा, तो मानसिक दुर्बलता आती है और वृक्क इसका अवशोषण नहीं करते, किडनी इसको एब्जॉर्ब नहीं करती, तो फिर ये मूत्र के साथ विसर्जित हो जाते हैं। ये हो गए बेटा आपके मेंडेलियन विकार। गुणसूत्री विकार आपने अभी पढ़ना है, नाम पहले पढ़ लिए हैं। इसमें डाउन सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम के बारे में लैंगडम डाउन ने बताया था 1966 में, ठीक है भाई। डाउन सिंड्रोम के बारे में डाउन साहब ने 1866 में बताया था। ठीक है भाई। डाउन सिंड्रोम के बारे में बेटा ध्यान से सुनिएगा। डाउन सिंड्रोम के बारे में, डाउन सिंड्रोम के बारे में लिखते समय ये गलत था। आप देख रहे हैं इतना भयंकर ये मेमोराइज हो गई हैं चीजें, इतना ज्यादा भयंकर मेमोराइज हो गई हैं भैया कि लिखा था 1966 लेकिन मुंह से निकला 1866। भैया आपको भी ऐसे याद करना पड़ेगा, और मुझे तो सिर्फ बॉटनी ऐसे याद है, आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स चारों सब्जेक्ट ऐसे याद करने पड़ेंगे। 1866 में लैंगडन डाउन ने बताया 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो जाती है, एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, और जो बच्चे या जो इंसान डाउन सिंड्रोम से प्रभावित है, छोटा कद होगा, छोटा गोल सिर होगा, जीभ में खांच होगी, मुंह खुला रहेगा, चौड़ी हथेली, उसमें पाम क्रीज, और इनका जो मानसिक विकास है या जो साइकोमोटर विकास है, मन प्रेरक विकास या शारीरिक विकास है, वो अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है ना, रुका हुआ रहता है, ज्यादा नहीं हो पाता। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या है? 22 जोड़े ऑटोसोम के और फिर X0, फीमेल में एक X क्रोमोजोम कम पाया जाता है, मोनोसोमी हो जाती है। तो जब फीमेल में एक X क्रोमोजोम कम पाया जाएगा तो नारी जो है वो बांझ रहती है, अंडाशय अल्पवर्धित होते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम मेल में देखने को मिलेगा, मेल में। इसमें क्या होता है बेटा? X क्रोमोजोम में ट्राइसोमी हो जाती है। जो सेक्स क्रोमोजोम है नॉर्मली मेल में क्या पाया जाता है? XY, यहां पर एक X गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी पाई जाती है, XXY हो जाता है, तो दिखेगा तो मेल के जैसा, लेकिन नर जो है मेल वो बांझ रहेगा, स्टेराइल रहेगा, स्त्रीवत वच्च हो जाएंगे, उसके गायन को मेस्टिया कहेंगे।
इट इज ऑल अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इट इज ऑल अबाउट गुणसूत्री विकार, इट इज ऑल अबाउट वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। बहुत कम समय में लगभग 1 घंटे में क्या हो गया है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आपको क्या करना है बेटा, PYQ सॉल्व कर लेने हैं। बाकी आप फिर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1 घंटे में मैंने सारी चीजें आपको करा दी हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है। देखते चलिए बेटा, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, DPP सॉल्व करते रहिए, NCERT रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।